यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज से हम क्लासेस 7th की हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की हमारी क्लास 6 तक तो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम क्लास 7th की बात करेंगे। ठीक है, 7th की बात करेंगे। प्लस क्या है ना कि हमारा इसके एमसीक्यू भी स्टार्ट हो रहा है। जो हिस्ट्री की एमसीक्यू है वो आपको रात के 8 बजे तक मिल जाएगी और जो पॉलिटी की एमसीक्यू है वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मतलब बहुत सारे हजारों वर्ष पहले कौन कौन सी परिवर्तन हुए थे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये नोट्स आप लोगों को जो वैसी हिस्ट्री की नोट्स आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, कहीं इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है। प्लस क्या है ना, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो क्या है ना कि वो पढ़ाने के थ्रू आपको पढ़ा रहा है कि बस मुझे पढ़ाना है बच्चों को। बट क्या है ना, मैं खुद प्रिपरेशन करती हूँ, तो जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स होंगे तो मैं वही आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो आप लोग ये समझ सकते हैं मैं खुद के लिए कुछ बेटर ही करूँगी और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी देती हूँ नोट्स। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज ये क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। मानचित्र, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? मानचित्र पे है कि 2 टाइप के मानचित्र बने थे। तो पहला मानचित्र किसने बनाया था? अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था पहला मानचित्र। यह भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। भारत के जो उपमहाद्वीप है, जो महाद्वीप है उसको दर्शाता है। और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र ने बनाया था 1720 में, मतलब काफ़ी साल बाद बनाया था। 1154 में पहला मानचित्र बना, उसके बाद 1720 में दूसरा मानचित्र बनाया था। ठीक है, जो 600 वर्ष बाद बनाया गया। कितने? 600 वर्ष बाद बनाया गया। व्यापारी व समुद्री यात्री इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे। जो सेकंड मानचित्र था वो व्यापारी और जो समुद्री यात्री थे वो इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या है? तो हिंदुस्तान आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आधुनिक राष्ट्र के जो राज्य थे वो भारत के अर्थ में लेते थे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान तक प्रयोग। तो 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो 13वीं सदी में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 13वीं सदी में फ्रांसीसी, जो फ्रांस के थे, मिनहाज ए सिराज जो है उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। जब उन्होंने हिंदुस्तान का यूज़ किया था तो वो ये नहीं देश के नाम से नहीं किए थे। उनका आशय इससे था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो स्थित इलाके हैं उसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। ये राज्य दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता था। ये जो जितने राज्य मैं आपको बता रही हूँ ये दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता था, उन्हीं के अंडर में था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और निवासियों की सांस्कृतिक का वर्णन करने के लिए किया। फिर 16वां सदी में क्या था? जो 13वीं सदी में तो मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जो एरिया है उसके। ठीक है, उसके बाद 16वीं सदी में जो थे बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और निवासियों की सांस्कृतिक का वर्णन करने के लिए। ठीक है, जो उपमहाद्वीप है उसको भूगोल है, पशु पक्षी है, उनका वर्णन करने के लिए। आगे बात करते हैं। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए सभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। इस काल में क्या था? जो इतिहासकार थे, जो इतिहास के बारे में ढूंढते थे, वो इतिहास के बारे में किस चीज़ से इकट्ठा करते थे? तो वहाँ के सिक्कों से, शिलालेखों से, जो पत्थरों पे जो लिखा रहता था, वहाँ के स्थापत्य से, भवन निर्माण से, लिखित सामग्री से, उन सभी पर ये निर्भर थे। ठीक है, कागज का निर्माण। 13वीं सदी के मध्य में एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। जब 13वीं सदी में एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जो जरूरत पड़ी तो पांडुलिपि को धो डाला। उन्होंने क्या था? पांडुलिपि को धो डाला और वह कागज को सुखाकर इस्तेमाल किए। तभी से क्या है? कागज का इस्तेमाल होने लगा। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है।
पांडुलिपियों को कहा है पुस्तकालय और अभिलेखों में रखा जाता है। पांडुलिपि आप लोगों को पता है, सबसे पहले लोग जो लिखते थे पांडुलिपि में ही लिखते थे, और जो भोजपात्र के जो खाल है उस पर लिखा गया था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार, जो अपनी बातें पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। उन्होंने क्या है, एक बार तो 1356 में लिखा, उसके बाद दूसरी बार इसे 2 वर्ष बाद लिखा, ठीक है। और 1971 तक पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। 1971 तक जो पहली बार लिखा गया था उसके बारे में उनकी जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत चीज़ों के अंदर दब चुका था, जिससे उन्हें जल्दी पता नहीं चला किसी को। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में दबा पड़ा था। पुस्तकालय का जो विशाल संग्रह है उसमें दबा पड़ा था। सन 700 से 1707 के बीच की जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। इतिहासकारों को भारी चुनौती रखता है। इतिहासकार को क्या है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये समय था, और इस काल में अलग अलग पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते थे। और जैसे जैसे आप लोगों को पता है कि हमें कुछ नहीं पता, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा, तो अलग अलग प्रौद्योगिकी का ही दर्शन होगा। जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, ये सभी उन लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें थी। इन उपमहाद्वीप पर नई तरह का खान पान भी आया। बहुत सारे नई तरह के खान पान आए, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी, ये अलग अलग तरीके के खान पान आए। ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल था। ये काल कैसा था, तो ये चीज़ पूछा जा सकता था, जो ये काल था वो कैसा काल था, तो राजनीतिक था, सामाजिक था और सांस्कृतिक परिवर्तन से भरा था। इस काल में लोगों की गतिविधियां भी बढ़ गई थी। इस काल में लोगों की जो गतिविधियां थी, जैसे जैसे इन लोगों को पता चलता था वैसे वैसे इनकी गतिविधियां बढ़ती चली गई। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। इस काल में क्या है, समुदाय को जो महत्व बढ़ा वो राजपूत था, जो अर्थात राजा का पुत्र होता था। राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ने, मुख्यतः लिपिकों और मंसूओं का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस दृष्टि का महत्व जो है इन लोगों ने क्या क्या उठाया था। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावरण में परिवर्तन मतलब कि आप लोग देखते हो कि कहीं सूखा पड़ जाता है, आप ही जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अगर पानी की बहुत प्रॉब्लम आने लगी तो आप उस एरिया को छोड़ ही दोगे, या काम जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप उस एरिया को छोड़ ही दोगे, ठीक है। तो इसी टाइप से वो लोग भी छोड़ दिया करते थे। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जो कृषक के नए समूह थे वो इन लोगों से क्या है, प्रभावित होने लगे। हुए बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए। बहुत ही जटिल समाज मतलब कि हर तरीके के लोग रहने लगे। उन्हें कर भी चुकाना पड़ता था। वो लोग क्या थे, कर लेते थे, कर्ज लेते थे, तो वो भी चुकाना पड़ता था। समाज में उन्हें व्यवसाय के आधार पर उन्हें ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जैसे कि किसी के पास ज़्यादा पैसे है तो ये नहीं देखते थे कि हाँ वो गरीब है या प्लस उसकी जाति अलग है, सिर्फ पैसे की बात होती थी। अगर आपके पास पैसे है तो आपको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, अगर आप गरीब है तो नीचा दर्जा दिया जाएगा। सत्ता व पैसे के आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। जैसे आपके पास अभी पैसे हैं तो आपको बहुत मान सम्मान, अभी आप लोग नॉर्मल भी देखते होंगे, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे है उसकी इज्जत आपको ज़्यादा होगी। आप अपने घर परिवार अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको कॉमन सी बातें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती हैं। और एक चीज़ और देखते होगे फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका क्रॉस हो जाता है, आप नहीं निकल नहीं रहा है एग्ज़ाम, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे या जो आस पड़ोस के लोग ये कहेंगे अरे हो तो रहा है नहीं, झूठ मूठ के पढ़ाई कर रहे हैं, होना है नहीं, बस दिन भर बुक लेके बैठे रहते। काफ़ी लोग ऐसी बकवास भी करते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और अपने पढ़ाई पे स्टडी कीजिए, ठीक है। काफ़ी गर्ल्स हैं जो फैमिली को संभाल रही हैं, मैरिड होने के बाद भी संभाल रही है, बच्चे हैं, तो सोचती हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें। बट अगर टाइम को मैनेज करो
टाइम को मैनेज करो तो इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादातर आप देखो तो गर्ल्स करती है क्योंकि उनके पास प्रेशर बन जाता है, ठीक ना। और बॉयज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पास गर्ल्स से ज़्यादा टाइम आपके पास है, तो फोकस कीजिए और स्टडी कीजिए, ज़रूर एग्जाम निकल जाएगा। दूसरे के बातों पे ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि नहीं मैं निकाल सकता हूँ, मेहनत करूँगा। सभी चीज़ का फल मेहनत होता है। अगर आप मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हैं तो आपका तरक्की कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब। जिसका पालन बड़े बुजुर्गों की एक साथ करवाती थी, जिससे जाति पंचायत कहा जाता था। जिसे क्या है, मतलब जिसका पालन बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। जिसका पालन क्या है, बड़े बुजुर्ग। आप लोग देखोगे किसी एरिया में, गाँव में जाति पंचायत है, ये है वो है, तो उसका जो एक बड़े बुजुर्ग करवाते हैं, जिसे क्या था जाति पंचायत कहा जाता था, मतलब जाति के ऊपर पंचायत रखना। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 एक विशाल साम्राज्य का शासन बताया गया। ये समय क्या है, एक बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य का शासन बताया जा रहा है। पूर्व में बंगाल गैड से लेकर पश्चिम से अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ है। संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इस टाइप के बहुत सारे देश आ जाते हैं। जैसे आप लोग ये मैप के थ्रू आप लोग देख लीजिए, मैं हर चीज़ों को एक जगह दर्शा रखी हूँ। जैसे फर्स्ट सविस्तान, सेकंड क्या है उच्च, थर्ड क्या है मुल्तान। इस टाइप से मैंने कौन सा एरिया कहाँ पे, यहाँ पे बिहार पड़ता है, वही है कि कौन सा कहाँ पड़ता है। आगे बात करते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सन 1318 में कबीर अमीर खुसरे ने गौर किया कि इस क्षेत्र के हर एरिया की अलग ही भाषा है। मतलब सिंधु, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटका में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, मतलब हर एरिया का। आप मान लो बिहार में जाओगे तो बिहारी लैंग्वेज मिलेगा, फिर आप गुजरात में जाओ गुजराती लैंग्वेज मिलेगा, तमिलनाडु की तरफ चले जाओ तो उधर तमिल भाषा के टाइप में मिलेगा। हर जगह का अपना अपना भाषा है। अब राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। जो राजवंश थे वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली थे, जो अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो 18वीं सदी में जो मुगल वंश था वो पतन के ढलान पर था। सन 700 से लेकर 750 के बीच प्राकृतिक एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। 700 से लेकर 750 तक जो प्राकृतिक थी एक दूसरे से हटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, ठीक है। तो पुराने और नए धर्म, दैविक तत्व में लोगों की आस्था बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। व्यक्तिगत स्तर पर होती जो दैविक तत्व थे, ठीक है। आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। मतलब आस्था का स्वरूप क्या था, सामूहिक होता था। मतलब सभी लोग एक दूसरे को सोच समझ के, मतलब एक दूसरे को बात करके ही करते थे। दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित था, ठीक है। एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बातों को, कि जिनके बच्चे हैं या रिलेटिव के भी बच्चे हैं तो प्लीज़ आप लोग उनकी केयर कीजिए। अगर वो कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, तो प्लीज़ आप लोग उसके साथ जाइए, साथ लेने भी जाइए और पहुंचाने भी जाइए। क्योंकि मेरे एरिया में एक 11 साल के बच्चे को उसके खुद के रिलेटिव्स ने ही इतनी चाकू अब होके मार के फेंक दिया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को प्लीज़ केयर कीजिए, ध्यान रखिए। किसी पे उतना अगर आप टाइम हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हिंदू धर्म में बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारे बदलाव आए। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों व ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व। इसी युग में नए धर्मों का आगमन हुआ। इसी युग में जो 16वीं सदी ये युग था, इसी युग में क्या है, धर्मों का आगमन हुआ।
कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ का जो संदेश था वो 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। और कुरान मुसलमानों का अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार केवल दिन व वर्षों पर ही बीतने के रूप में नहीं देखते हैं, सामाजिक व आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। इतिहासकार क्या है, जो सामाजिक में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आता है, उस पर भी ये लोग परिवर्तन को देखते हैं। अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। अंग्रेजी जो इतिहासकार थे, जो ब्रिटेन के इतिहासकार थे, उन्होंने 3 युगों में बांटा है, पहले हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही कंप्लीट हो चुका है। जो हमने हिस्ट्री में नए जो चैप्टर्स पढ़े थे ना, उसी चैप्टर्स को क्लास 7th में थोड़ा और बढ़ा के बताया गया है। तो आप लोग धीरे धीरे हर चैप्टर को पढ़ते जाओगे तो आपका यूपीएससी का लेवल जो है आपका उतना टफ नहीं लगेगा और धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लोगे, बट पैशंस रख के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस के लोगों से थोड़ा संभल के रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।